भगत सिंह उनके पूरे घर में मौजूद थे। भगत सिंह हीरो थे भाई। आई के गुजराल जी का जो स्टडी रूम था वहाँ पे मैंने देखा कई भगत सिंह के पोर्ट्रेट लगे हुए थे, लेकिन भगत सिंह की अंत्येष्टि देखने वाले वो मुझे पहला व्यक्ति मिले। इन्होंने ये जब देखा सारा मंजर तो चिता ठंडी पड़ रही थी। भगत सिंह इस देश का सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। गुजराल साहब धीरे धीरे उस 70-75 साल पुराने उस घटना को रख रहे थे मेरे सामने, तो उनकी आंखें भीगी हुई थी, बार बार रुमाल से पूछ रहे थे। भगत सिंह के कदम पड़े हैं वहां पे, छोटी मोटी बात नहीं है। भगत सिंह सदियों में पैदा होते हैं। उन्हें ये संसद भवन में बम फेंका, उस टाइम इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, वो इसलिए, और धुआं फैल गया, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये था कि पता चले कि इस बहरी सरकार को कि धमाका जरूरी है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगत सिंह रहे होंगे, है ना, वो पूरे देश के वो हीरो हैं, निर्विवाद हीरो हैं, उसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत, और इसमें भी हमारी खास सीरीज बोलते बगले। 1931 की बात है। सतलुज नदी के किनारे एक 23 साल के युवा क्रांतिकारी की चिता जल रही थी। अंग्रेज सरकार बुरी तरह से घबराई हुई थी। देश गुस्से में था, आंसुओं में डूबा हुआ था। देश के इस महान सपूत की चिता को एक बच्चा वहीं चुपचाप खड़ा देख रहा था। चिता के लपटें उसकी आत्मा में खौलते लावे की तरह उतरती जा रही थी। बाद में वो बच्चा देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उस दिन की यादें, वो तस्वीर वो कभी भूल नहीं पाया। बोलते बंगले में आज बात एक ऐसे बंगले की जहां वो प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अपने अंतिम समय तक रहा, और जहां रही उनके साथ उस युवा क्रांतिकारी की यादें, उसकी तस्वीरें, उसकी अनगिनत कहानियां। कौन सुनाएगा ये कहानियां? हम बताते हैं आप। ये सारी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बात आज हम किस बंगले की कर रहे हैं और किसके बंगले की कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इस तरह के एपिसोड मुझे नहीं लगता कि हम बार बार कर पाएंगे। देखिए शांता जी, बात यह है कि ये सन मुझे लगता 2001 की बात है। मैं उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में काम करता था, और आई के गुजराल जी का साक्षात्कार करने उनके 5 जनपद के बंगले में गया था। वो बंगला उनको जब 1998 में प्रधानमंत्री पद से मुक्त हुए तो उनको वो आवंटित हुआ था। वहाँ पे जब बातचीत करने में गया तो मुझे लगता देश की कुछ वर्तमान स्थिति और सामाजिक मुद्दों पे बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत ने रुख बदल लिया। जैसे नदी अपनी धारा बदल लेती है कभी कभी, तो वो जो मूल विषय था वो नेपथ्य में चला गया। कहाँ गए मुझे नहीं पता। अब तो मुझे कायदे से ये भी याद नहीं कि किस विषय में बात करने गए थे, क्योंकि 25 साल हो गए हैं। लेकिन जिस विषय पे बातचीत हुई वो उसको मैं भूल नहीं सकता। वो मेरे साथ जीवन भर रहेगी। दरअसल जब बातचीत शुरू हुई, और यह मैं आप कहें कि मैं वहाँ पे जब बैठा तो मैंने देखा कि आई के गुजराल जी का जो स्टडी रूम था वहाँ पे मैंने देखा कई भगत सिंह के पोर्ट्रेट लगे हुए थे। वो जो पोर्ट्रेट थे, जैसा उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनके अनुज और महान चित्रकार सतीश गुजराल जी ने बनाए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि ये सतीश के हैं। सतीश को सब लोग जानते हैं, सतीश गुजराल को। संयोग से ये साल उनका जन्मशती वर्ष भी है। मैं देख रहा था कि उसके पास ही एक कमरा और था, मतलब, और वो शीशे से वो कमरा, मतलब वो पार्टीशन हो रहा था। वहाँ पे गुजराल जी की पत्नी शीला गुजराल जी भी बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। आपको मालूम होगा कि वो हिंदी और पंजाबी की अच्छी सद्य लेखिका थी। तो जब मैंने उनसे पूछा भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह के बारे में कुछ बताने लगे। तो फिर अचानक से पता नहीं कैसे मैंने ये सवाल कर लिया उनसे। तो मैंने कहा कि सर,
आपने भगत सिंह की अंत्येष्टि देखी थी? आप उसमें शामिल हुए थे? ये सवाल कैसे मैंने पूछ लिया मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने धीरे से कहा कि हाँ, मैं था वहाँ पे। मैं यकीन मानिए कि अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस अभी भी जब मैं आपको अब 25 साल के बाद भी उन्होंने जब कहा कि हाँ, धीरे से उन्होंने अपना सिर हिलाया, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने गांधी की किताब लिखी है, दर्जनों गांधीवादियों से मिला और कितने उन गांधीवादियों, दिल्ली और देश भर के लोगों से मिले जिन्होंने गांधी जी की अंत्येष्टि को देखा, नेहरू जी को देखा, लेकिन भगत सिंह की अंत्येष्टि देखने वाले वो मुझे पहला व्यक्ति मिले। वक्त भी हो गया है, वक्त भी हो गया। उनकी अंत्येष्टि बहुत चुपचाप की भी गई थी। जी, वो एक्चुअली उनकी अंत्येष्टि होनी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन पूरे देश में जो मौन था उसमें कर दी गई थी 23 मार्च को। 23 मार्च को कर दी गई। अब मैं लगभग वही बोलूंगा जो मुझे श्री गुजराल जी ने बोला था। उन्होंने कहा कि ये जानकारी मेरे पिताजी को मिली। उनके पिताजी का नाम था अवतार नारायण गुजराल। वो बड़े कांग्रेसी लीडर थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लाहौर के सामाजिक व्यक्ति थे। उनको किसी सूत्र से पता चला और उन्हें कि भाई ये सतलज के पास ये हुआ, उनकी हुई है, उनकी राजगुरु की और सुखदेव की। तो कहते कि उन्होंने कहा कि भाई हम चलेंगे वहां पे, और कहते कि वहां पे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि वो जा रहे हैं। तो कहते कि बस मंगवाई गई और उसमें सत्यवती नाम की महिला भी थी जो भारत की पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की माता जी थी। वो भी बड़ी नेता थी। वो थे, पूरी बस भर गई और ये चलने लगे। कहते हैं कि सतीश को हम नहीं लेके गए क्योंकि बहुत छोटा था, अपना भाई के लिए जो कह रहे थे। 1925 मतलब 6 साल के हो गए, उनको लेके गए। कहते कि करीब 30-40 मिनट के बाद, लाहौर में ये मोजांग में रहते थे, 30-40 मिनट में उधर पहुंच गए जिधर ये सतलुज नदी के किनारे जिधर ये अंत्येष्टि हुई थी, कर दी गई थी। और वहां पे वो चिता ठंडी पड़ रही थी क्योंकि वो 24 तारीख आ गई थी, है ना। वो कहते कि वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, चीखे मार रहे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। और मतलब एक तरह से बहुत ही शोकाकुल माहौल था, शोक का माहौल था। भगत सिंह इस देश का सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। उनको पूरा देश मानता था, है ना। और 23 साल की उम्र में ये हो जाने की वजह से पूरा देश आग बबूला हो गया था। कोई वहां पे पुलिस वाला नहीं था, बताया कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर होता तो उसको, अंग्रेज सरकार खुद ही बहुत डरी हुई थी, तभी तो रातों रात, हाँ, एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई थी। तभी तो हुआ। और इसीलिए जो हुआ, तो अब जब इन्होंने ये जब देखा सारा मंजर, तो चिता ठंडी पड़ रही थी। और वहाँ के जो उन्होंने मंजर बयां किया, सैकड़ों लोग आ गए। अब ये देखिए कि उस टाइम ट्विटर नहीं था, उस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, है ना। उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी लोगों को पता चल गया, लोग पहुंचने शुरू हो गए। जैसे अब गुजराल जी के पिताजी को पता चला और लोगों को भी पता चल गया, ये लोग पहुंचने शुरू हो गए। जब ये वहां से एक समय के बाद जब फिर वापस आ रहे थे, तो पूरा शहर, पूरा लाहौर में हजारों लोग सड़कों पे आ चुके थे, ये बता रहे थे। और गोरी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। ये जब देखिए, प्रधानमंत्री, चाहे मैंने आपको पहले भी बोल रहा था, प्रधानमंत्री चाहे वर्तमान हो या भूतपूर्व हो, प्रधानमंत्री है। जब गुजराल साहब धीरे धीरे उस 70-75 साल पुराने उस घटना को रख रहे थे मेरे सामने, तो उनकी आंखें भीगी हुई थी, बार बार रुमाल से पोंछ रहे थे। आप समझ सकती मेरी क्या स्थिति होगी। मैं एक मामूली सा पत्रकार, और प्रधानमंत्री आपके सामने रो रहा है ना, बार बार वो रो रहे, बार बार उनकी आंखें भीग रही थी। और जाहिर है, मेरी भी, भगत सिंह तो पूरे देश के हीरो हैं और मेरे भी हीरो हैं, और मैं खुद रो रहा था, मेरी आंखें भीग रही थी। तो वो जो चर्चा, जो उन्होंने सारी चीजें बताई, उससे वो मेरे लिए, मतलब मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। और मेरे जीवन की वो पहला व्यक्ति थे
जिन्होंने वो चीज़ें देखी थी। आई के गुजराल से ना पहले ना बाद में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने भगत सिंह की अंत्येष्टि का हिस्सा रहा हो, है ना। तो ये और ये भगत सिंह, और ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी को सुनाया भी हो ये किस्सा, लेकिन बाद में मैंने देखा उन्होंने आउटलुक वगैरह में लिखा है इस बारे में। लेकिन और मैंने इस विषय पे कम से काफ़ी जगह लिखा, BBC में भी लिखा, BBC हिंदी में अगर आप देखेंगे, गांधी भगत सिंह अंत्येष्टि, आई के गुजराल, विवेक शुक्ला डालेंगे तो वो आ जाएगा। बहुत लिखा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा। तो 5 जनपथ रोड पर वो जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे, इसके बाद वहाँ रहने के लिए आए, उनको सरकारी बंगला आवंटित हुआ ना, वहाँ उनके साथ उनका परिवार भी आया। हाँ बिल्कुल था। लेकिन वहाँ उनके साथ वो शख्स भी आया जिसकी उन्होंने अंत्येष्टि देखी थी। भगत सिंह, वो भगत सिंह उनके पूरे घर में मौजूद थे। आपका ये हाँ, भगत सिंह हीरो थे भाई। भगत सिंह पंजाब के तो हीरो थे ही, है ना, वहाँ के ही थे, है ना। और भगत सिंह पूरे देश उनको चाहता था, पूरा देश उनकी। देखिए शांता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। गांधी जी और भगत सिंह के दोनों के रास्ते अलग थे। हाँ। गांधी जी और उनके रास्ते अलग थे। आमतौर पे बहुत लोग कहते हैं कि साहब भगत सिंह को फांसी हो गई, गांधी जी ने कुछ नहीं किया। जो बिल्कुल लचर आर्गुमेंट है, बेबुनियाद है। गांधी जी ने भगत सिंह के बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार से अपील करने के पर दबाव डालने के लिए दिल्ली में लाल किले के पास एक मैदान है, उसको अब कहते हैं सुभाष मैदान, पहले उसको कहते थे एडवर्ड पार्क, वहाँ पे एक सार्वजनिक सभा की, है ना, फरवरी में हुई, मुझे एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है। मेरी किताब जो गांधी पे, उसमें उसका पूरा उस पर उसकी पूरी चर्चा है। वो उस टाइम डॉक्टर अंसारी के घर में रहते थे। डॉक्टर अंसारी उनके डॉक्टर भी थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वहाँ पे उन्होंने की, लॉर्ड इरविन से वो बार बार मिल रहे थे। उस टाइम भारत के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड इरविन से बार बार मिल रहे थे। लेकिन और उन्होंने वो भी किया, एक सभा वो भी की, सार्वजनिक सभा भी की, लेकिन वो बात नहीं बनी, है ना। उसके बाद वो कराची गए, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एक तो ये हुआ। और ये बड़ा प्रसंगवश में बताना चाहूँगा कि भगत सिंह की फांसी के बाद ही पहाड़गंज इलाके में एक भगत सिंह स्ट्रीट रख ली गई, लोगों ने नाम रख लिया। अच्छा, खुद से रख दिया? खुद रख लिया गया। वो आज भी मौजूद है। और ये जो पहाड़गंज का जो मेन बाजार है, जिसको नेहरू बाजार कहती हैं, आप गुल मार्केट में रही हैं, तो नेहरू बाजार जो है, इसका नाम पहले भगत सिंह बाजार था, है ना। वो बाद में नेहरू बाजार हुआ और फिर भगत सिंह मार्केट वो कहलाई जिधर आपका घर था, है ना। भगत सिंह मार्केट बना 50s के 50 के दशक में। तो भगत सिंह तो जन नेता थे, कौन उनको नहीं चाहता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी 4-5 दिन पहले ही, मेरी एक हेरिटेज वॉक है, भगत सिंह भी मुझे करनी है, तो मैं उस सिलसिले में जरा पार्लियामेंट थाने में गया था, क्योंकि भगत सिंह पे FIR जो उन्होंने संसद भवन में बम फेंका था, उसकी FIR वहाँ पे ही हुई थी। तो उसकी FIR जो हुई वो वहाँ पे हुई, तो मैं FIR देखना चाह रहा था। उसकी कॉपी आपको नहीं मिली? उसकी कॉपी नहीं है वहाँ पे। मतलब इतना एक तरह से काहिली है इस देश में, है ना। वहाँ पे मैं जब वहाँ से उस बरामदे से गुजरा, है ना, उनके रिकॉर्ड रूम की ओर, वहाँ पे भगत सिंह के चित्र तो लगे हुए हैं, तो मैं, यकीन मानिए कि बस मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानते हैं कि क्या स्थिति थी, कि भगत सिंह के कदम पड़े हैं वहाँ पे। छोटी मोटी बात नहीं है, भगत सिंह सदियों में पैदा होते हैं, है ना। और वहाँ पे कॉपी नहीं। वो कहने लगे कि भाई साहब वो किंग्सवे कैंप में चले जाइए, वहाँ पे हमारा संग्रहालय, वहाँ से मिल जाएगी। वो तो अब देख लीजिए, वहाँ पे अगर भगत सिंह की कोई FIR देखना चाहे, लेना चाहे, तो क्या करेगा। अरे मतलब आप देखिए, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर टंडन जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि इस तरह की व्यवस्था करें। मैं कम से कम आज से 25-26 साल पहले मैं तुगलक रोड पुलिस स्टेशन गया गांधी जी का FIR देखने, तो वहाँ पे उर्दू में पढ़ी हुई थी। तो मुझे वहाँ के SHO थे, बड़े नामी पुलिस अफसर थे, जून साहब, JS जून साहब ने कहा कि विवेक जी ये, उन्होंने ओरिजिनल दिखाई। उन्होंने कहा कि विवेक जी चूँकि ये उर्दू में लिखी है तो हम इसका, लोग देखने आते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो मैंने कहा सर आप मुझे इसकी फोटो सेट दे दीजिए, मैं FIR इसका जो लिप्यांतर मैं करवा दूंगा। तो मेरे एक मित्र हैं, एंग्लो अरेबिक स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बोलते गए और मैंने उसको लिखा। फिर वो सालों वही FIR की प्रति जो थी, गांधी जी का FIR का नंबर था 48, वो दी गई।
तो आप कह सकते हैं गांधी जी का FIR हमने भी लिखा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास FIR नहीं दे रहे हैं हम, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है, बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जो संसद भवन में जो बम फेंका था, उसकी जी जी क्या कहानी है? मतलब लोग कहते हैं कि उन्हें कहा गया था उससे पहले कि आप थोड़ा शांत रहो, अभी आप थोड़ा सा शांत रहो, जरूरत नहीं है, आप बहुत खुल के मत सामने आओ। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा ना भगत सिंह जल्दी भी कर रहे थे। हम्म, भगत सिंह, देखिए, सैंडर्स की हत्या के बाद उनके पीछे पूरी पुलिस लगी हुई थी, हम्म, पूरी पुलिस लगी हुई थी। और लेकिन वो भगत सिंह थे और उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो ये तो एक कहते हैं, है ना। तो लेकिन उन्होंने ये संसद भवन में बम फेंका, उस टाइम इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। तो बम फेंका, उनके साथ उस टाइम बटुकेश्वर दत्त थे। और बम फेंकने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वो इसलिए, और धुआं फैल गया, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ये था कि पता चले कि इस बहरी सरकार को कि धमाका जरूरी है। तो ये उन्होंने किया। हाँ। और वो, क्योंकि वहां पे उस टाइम बात बात पे गिरफ्तारियां हो रही थी, है ना, उसके विरोध में किया और पकड़े गए वहां पे। उसी के बाद उनको संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लेके गए थे। हाँ। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन नई दिल्ली के, भारत की जब राजधानी बनी दिल्ली, तो पहले पुलिस स्टेशन जो थे 2-3 जो थे, उसमें एक संसद मार्ग था, फिर ये मंदिर मार्ग था, ये सबसे शुरुआती थे। 1918 में तुगलक रोड बना, फिर दरियागंज बना, फिर बनते गए। तो वहां पे ये इनको लेके गए थे, है ना, वहां पे। तो वो जो प्रिजन है ना, वो मैंने देखा कि यहाँ पे भगत सिंह रहे होंगे, है ना, वो भगत सिंह रहे होंगे। स्पर्श ही किए, मैंने कहा कि भगत सिंह को एक तरह से इधर भगत सिंह के हाथ लगे होंगे, या है ना, ये भगत सिंह आए होंगे। तो वो भगत सिंह वहाँ पे गए, और भगत सिंह का वहाँ पे फोटो लगी हुई है, बटुकेश्वर दत्त की भी फोटो है, दीवार पे है, और उनकी जो फांसी का ऑर्डर वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, अरे भैया, तुम जो उसका FIR जो है वो लगाओ ना, जो संसद भवन में उन्होंने की है ना, आप वो लगाइए। और देखिए, बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, इस देश का कभी कभी बड़ा निराशा होती है मुझे, आपको सच बता रहा हूँ। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे की सड़क को कहते हैं चेम्सफोर्ड रोड। चेम्सफोर्ड रोड का भी भगत सिंह से नाता है एक तरह से। भगत सिंह जो बदले, उनके जीवन पे जलियांवाला बाग का बहुत प्रभाव था, है ना। उनको जो क्रांतिकारी बनाने में उनका योगदान था। जब जलियांवाला बाग हुआ, कांड हुआ, नरसंहार हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, भारत के वायसराय थे, बिल्कुल। उन्होंने उस घटना की एक शब्द कभी निंदा नहीं की। उनके नाम पे अभी भी इस दिल्ली शहर में संसद भवन के 2-3 किलोमीटर दूर एक सड़क है। इसी शहर में संसद भवन के आधा किलोमीटर दूर उनके नाम पे क्लब चल रहा है। ये तो मतलब, इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो मानता हूं ये भगत सिंह का अपमान है ना, सरासर अपमान है। सर, जो संसद भवन में सेंट्रल हॉल में जो बम फेंका था भगत सिंह ने, उस समय एक शख्स वहां पे मौजूद थे, शोभा सिंह, जो खुशवंत सिंह के पिताजी थे। इस घटना के बाद से जो शोभा सिंह है, उनको एक तरीके से देशद्रोही या फिर ये कहें कि विलेन की नजरों से देखा गया। क्या कनेक्शन था दोनों के बीच में? देखिए, 6 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पहले कश्मीरी गेट में फोटो खिंचवाई, और हैट वाली जो फोटो है, हाँ, वो उन्होंने खिंचवाई, जो पूरे देश में मिलती है। इस देश के हर गांव में, कस्बे में, शहर, महानगर, सब में मिलती है। वो उन्होंने बम फेंकने से पहले खिंचवाई थी, एक दिन पहले खिंचवाई थी, 1-2 दिन पहले खिंचवाई थी। हाँ। वहां पे एक स्टूडियो था, वहां पे खिंचवाई थी। तो वहां से ये, फिर मैं मानता हूं कि जब बम फेंकने के लिए जब आए, तो टांगे पे आए होंगे, है ना। तो कश्मीरी गेट से टांगे पे आए होंगे, क्योंकि उस समय और कोई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं था। लोग, दिल्ली में गाड़ियां तो चलती थी, लेकिन उस क्रांतिकारी के पास कहां से गाड़ी आने वाली है? दिल्ली में गाड़ियां तो होंगी। वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अब बाद में संसद भवन कहा गया 47 के बाद, देश की आजादी के बाद,
वहां पे सूबा सिंह भी विराजमान थे, वो संसद की कार्रवाई को देख रहे थे। हम्म, पुलिस ने इन दोनों को, क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। हम्म, ये मांगने की इनकी कोई मंशा भी नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर कुछ आई विटनेस को बुलाया गया, इन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने फेंका है। हम्म। सुभा सिंह ने कहा। सुबह सिंह ने, कुछ और लोगों ने भी कहा। मुझे नहीं समझ आता कि इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने, ये मेरी राय है। भगत सिंह मेरे हीरो हैं, लेकिन सुभा सिंह ने अगर ये कह दिए तो क्या उन्होंने देखा था, है ना। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। क्या कहते कि नहीं फेंका, वो तो सबके सामने था, हम्म, है ना। वो खुद ही कह रहे थे हमने फेंका है। हम्म, उसके बाद उनको एक तरह से विलन मान लिया गया। हालांकि वो दिल्ली के बड़े, कहते हैं कि आधी दिल्ली के मालिक थे, बिल्डर थे, है ना। कनॉट प्लेस का हिस्सा, और फिर इंडिया गेट का उन्होंने निर्माण करवाया, कनॉट प्लेस का हिस्सा, रीगल ब्लॉक उनका था। फिर कई दूसरी बिल्डिंग्स भी की, यूनियन एकेडमी स्कूल है वो भी उन्होंने बनवाया, और भी बहुत है। तो उनको एक तरह से विलन के रूप में उनको वो हो गए, विलन मान लिया गया। खुशवंत सिंह इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। खुशवंत सिंह इस बात को लेकर दुखी रहते थे। उनका कहना था कि मेरे पिताजी को उनका हक नहीं मिला है ना। जिस आदमी ने इस शहर में इतना कुछ किया, बिल्डिंग्स बनवाई, और बहुत समाज जो भी पैसा था जो क्या इस एक घटना ने उन्हें उनके हक से जो है वंचित कर दिया, हम ये कह सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, है ना। लेकिन ये खुशवंत सिंह को भी लगता था कि ये उनको उनका हक नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़े बिल्डर थे, है ना। उन्होंने कई स्कूल भी खोले। मॉडर्न स्कूल जो दिल्ली का पहला बड़ा स्कूल है, उसके उसके संस्थापकों में से थे, है ना। तो संस्थापकों में से थे, कई स्कूल खोले उन्होंने, यूनियन एकेडमी स्कूल उन्होंने खोला, कितने बिल्डिंग्स बनाई, सुजान सिंह पार्क वगैरह, और उन्होंने समाज सेवा भी की। स्कूल खोलना कोई कम बड़ी बात नहीं है ना। तो और मॉडर्न स्कूल में ये भारतीय परंपरा के अनुसार स्कूल खुला था। गांधी जी इसके उद्घाटन में आए थे, है ना। ये कोई क्रिश्चियन मिशनरी टाइप का पब्लिक स्कूल नहीं था। मॉडर्न स्कूल का एक अलग मिजाज है। तो बाद में विंडसर रोड जो मार्ग है यहाँ पे मेरिडियन होटल के पास, एक प्रस्ताव था कि शीला जी के समय, शीला दीक्षित जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इसका नाम सुभा सिंह के नाम पे कर दिया जाए। लेकिन वो विरोध शुरू हो गया कि भगत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े हुए थे, ये थे, वो नहीं हुआ, है ना, वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा नहीं है ना। उनको थोड़ा, अगर उनका नाम, मुझे लगता है कि भगत सिंह का कौन विरोध करेगा इस देश में? कोई कर सकता है विरोध? सवाल ही नहीं उठता, है ना। कोई कर सकता है भगत सिंह का, है ना। मैं अगर बहुत मुझे लगता है कि वो अकेले ही कैसे मतलब क्रांतिकारी युवा या नेता रहे जिनको लेकर पूरे देश में एक राय है। देखिए भगत सिंह ऐसे हैं, मैंने तो गांधी की किताब भी लिखी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गांधी के बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की भी तोड़ी जाती हैं, महान, मतलब समाज को बदलने वाला शख्स, उनकी तोड़ी जाती हैं। पेरियार की तोड़ी जाती है, नेहरू की तोड़ी जाती है। भगत सिंह की कोई तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जिसको अगर मैं ना कोई माई, जिसको अगर मैं बहुत जन भाषा में बोलूँ, मैं माफी चाहता हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो भगत सिंह की तोड़े। क्योंकि भैया अपनी माँ की, अपने पिता की कौन तोड़ेगा? भगत सिंह का छोटा मोटा क्रांतिकारी है, वो पहले चिंतक क्रांतिकारी है। देखिए भगत सिंह चिंतक क्रांतिकारी है, वो विचार देने वाले। 23 साल में वो इतने बड़े क्रांतिकारी बने। पूरा देश उनको एक, पूरे देश के वो हीरो हैं, निर्विवाद हीरो हैं, निर्विवाद हीरो हैं। उसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है ना। तो सर क्या हुआ था, अगर हम वापस भगत सिंह पर अगर हम आते हैं, कि जब उन्होंने बम फेंका और उन्हें जो है सजा सुनाई गई, उस दौरान और अंत्येष्टि तक हुआ क्या था? इस दौरान क्या क्या हुआ? सरकार किस तरह से डरी हुई थी? सरकार क्यों चाहती थी कि, मतलब भगत सिंह से वो इतना खौफ खाती थी? भगत सिंह से जो सरकार की जो गुस्सा था ना, वो बम विस्फोट से इतना नहीं था जो मुझे लगता है। देखिए बम विस्फोट में जो भगत सिंह के साथ थे बटुकेश्वर दत्त, उनको कोई फांसी की सजा थोड़ी हुई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा सैंडर्स को मारने की तुलना में हुई थी। सैंडर्स को मारने पे हुई थी। अगर वो सैंडर्स में नहीं होते तो भगत सिंह को फांसी की सजा थोड़ी होती। 10 साल 15 साल 20 साल जो भी होता वो होती। तो भगत सिंह जो सैंडर्स को जो मारना था, एक्चुअली सैंडर्स को मारने नहीं गए थे, ये एक दूसरे बड़े पुलिस अधिकारी को मारने गए थे। तो
ये खड़ा हुआ तो सैंडर्स को मारा ये गया। हालांकि देखिए इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि सैंडर्स को मारने से कोई मतलब देश नहीं वो होने वाला था। मतलब एक पुलिस के एक छोटे से मुलाजिम को आपने मार दिया। मैं भगत सिंह को एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में देखता हूँ, जो एक बराबरी की बात करता है, जो है ना वो बराबरी की बात करता है ना, और बराबरी की बात करता है, समता की बात करता है ना, गोरी सरकार के खिलाफ, गोरी सरकार से भारत को मुक्ति दिलवाना चाहता है। उनकी लेखनी पढ़ी है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना, उनके और वो पत्रकार थे, है ना, हिंदी के पत्रकार। देखिए वो पंजाबी थे, पंजाबी थे, लेकिन वो पत्रकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में, प्रताप जो अखबार था उसमें वो नौकरी करते थे, बलवंत सिंह के नाम से लिखते थे, है ना। 1927 में ऐसा कहा जाता है, 1926 या 27 में दिल्ली के दरियागंज में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, तो उसको कवर करने के लिए आए थे, है ना, तो पत्रकार थे, तो बहुत जल्दी कर रहे थे। 23 साल में तो खत्म ही हो गया ना खेल। 23 साल में तो शांता जी खेल खत्म हो गया। इस बीच उन्होंने चंद्रशेखर के हीरो थे वो, सॉरी चंद्रशेखर जी के साथ थे, है ना, चंद्रशेखर जी के साथ थे, है ना, तो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, पत्रकारिता थी, लेखनी थी, है ना, सब कर रहे थे वो आदमी। सर एक बात है, उनकी फांसी का जो दिन तय किया गया था, मुकर्रर किया गया था, उससे एक दिन पहले उनको क्यों फांसी दी गई और उनकी जो अंत्येष्टि की गई, किसी को बताया क्यों नहीं गोरी सरकार? नहीं, वो तो बड़ी डरी हुई थी गोरी सरकार। देखिए गोरी सरकार डरी हुई थी, पूरे वो जन नेता थे, पूरे देश उनके साथ था, है ना, पूरा देश उनके साथ था। मुझे लगता है कि अगर उनकी अंत्येष्टि कायदे से होती तो पूरा का पूरा, इतनी बड़ी अंत्येष्टि पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी गई होती। वो तो कर दी गई, वो तो कर दी गई, है ना। तो वो तो उससे डरी हुई थी ब्रिटिश सरकार, है ना, ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी, और इसीलिए हुआ, सैंडर्स की वजह से हुआ, सैंडर्स की वजह से उनको फांसी हुई, जो मेरा मानना है। क्योंकि देखिए एक केस हमारे सामने है ना, तो संसद भवन में हुआ, उसमें उनको वो जो बटुकेश्वर दत्त को कहाँ हुआ, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ, तो वो तो डरी हुई थी सरकार, क्योंकि वो विचारक था। देखिए जो सरकारें होती हैं वो विचारक से डरती हैं, गुंडों से थोड़ी डरती हैं, क्योंकि विचार ही लंबे समय तक जीता है। हाँ, इंसान चला जाता है लेकिन विचार होता है। विचार रहते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार हो, महावीर का हो, गुरु नानक देव का हो, कृष्ण का हो, हजरत मोहम्मद का विचार है, हजारों साल के बाद भी प्रासंगिक है, वो महत्वपूर्ण है, विचार है, वो विचार देते थे। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, भगत सिंह की ना 2-3 तरह की सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक जिसमें वो अपने केशों के साथ हैं, केश है उनके, एक जिसमें वो आपने बताया कि उन्होंने एक हैट वाली तस्वीर जो है वो खिंचवाई थी। ये हैट वाली तस्वीर को लेके काफी विवाद ये जो था, जो जब संसद भवन में उन्होंने हमला किया, बम फेंका, तो मैंने जैसे बताया उन्होंने कश्मीरी गेट में फोटो खिंचवाई थी। देखिए स्टूडियो का नाम मुझे नहीं आ रहा है, तो बहुत मशहूर स्टूडियो था, तो उन्होंने वो फोटो खिंचवाई, तो उन्होंने हैट में खिंचवाई, बाल कटवाली। देखिए वो सिख परिवार के थे, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में सिख जो है आर्य समाजी हैं, समझिए, आर्य समाजी हैं, सिख आर्य समाजी हैं, तो वो इनका परिवार आर्य समाजी था, है ना, ये आर्य समाजी था, तो इन्होंने केश कटवा लिए थे। तो अब वो क्यों कटवाए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो फिर 78 साल के बाद उसी संसद भवन में इनकी एक मूर्त लगती है। अब उसकी फिर इनकी कई मूर्तें लगी, किसी में हैट में है, किसी में ये पगड़ी में है। तो सिख संगठनों का बड़ा कहना है कि नहीं ये सिख थे, तो ये इनकी पगड़ी दिखाई जानी चाहिए। तो ये एक विवाद रहा है। हालांकि देखिए भगत सिंह पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो किया, शोध किया है, वो एक प्रोफेसर चमन लाल जी ने की है। चमन लाल जी JNU में पढ़ाते थे और भगत सिंह पर वो जीवन भर वो काम करते रहे, जनसत्ता अखबार में भी थे। उनका कहना है कि नहीं वो भगत सिंह का किसी धर्म से लेना देना नहीं था, और जो हैट वाली फोटो है दैट इज द पिक्चर, दैट इज द रियल पिक्चर, और इसी के आधार पे उनकी मूर्तें बननी चाहिए। एक बार मैंने यही सवाल उनसे पूछा, जो महान मूर्ति शिल्पी हैं राम सुतार जी से, है ना, उन्होंने भगत सिंह की, गांधी की सब बहुत बनाए हैं, मूर्तें बनाई हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उन्होंने बनाई है, सरदार पटेल। अभी हाल ही में उनका 100वां जन्मदिन था,
तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि विवेक देखो, हमें तो जो ऑर्डर मिलता है हम उस हिसाब से मुहूर्त बना देते हैं, है ना। अगर कोई हमें कहता है हमारा क्लाइंट कि भाई भगत सिंह की इस मुहूर्त में हैट बनाओ, तो हम हैट बना देते हैं। और किसी में कहते हैं पगड़ी बनाओ, तो हम पगड़ी बना देते हैं। तो अब जैसे दिल्ली विधानसभा में या कई जगह उनमें हैट में है, कई जगह में वो उसमें है, पगड़ी में है। ही वॉज अ सिख, डेफिनेटली वॉज अ सिख, लेकिन ये वॉज ए आर्य समाजी, मतलब वो परिवार आर्य समाज को प्रैक्टिस करता था। अच्छा सर, 5 जनपद पर वापस लौट कर आते हैं। आई के गुजराल साहब, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आपकी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने शायद, वो मुझे लगता कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने इनकी अंत्येष्टि देखी थी या चिता देखी थी जो ठंडी हो रही थी। क्या कुछ किस तरीके से वो भगत सिंह को अपने जीवन में साकार कर पाए, या किस तरीके से उन्होंने भगत सिंह को अपने अंदर जिंदा रखा? देखिए, भगत सिंह जैसा होना, तो देखिए भगत सिंह जैसा के वो तो सदियों में होता है। और देखिए काल का भी फर्क होता है। जो 1930-31 की जो स्थितियां थी, वो स्थितियां तब नहीं थी जब आई के गुजराल बड़े हो रहे थे, है ना, देश आज़ाद हो गया था। तो वो देखिए, भगत जो आई के गुजराल थे, ही वॉज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन। ही वॉज अ बिजनेसमैन, है ना। ये बिजनेस करते थे कराची में। फिर उसकी कहानी है कि एक बार कहते हैं सतीश गुजराल को नेहरू जी का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिला, तो ये लेके गए अपने भाई को। ही वॉज ए डिफ एंड डम, मूक बधिर थे, है ना, आप जानती हैं। तो ये लेके गए, तो उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स में अंदर चले गए। तो उनको थोड़ा वो मतलब फिर वो उनकी एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिक्स से पहला वो हुआ। फिर वो पॉलिटिक्स करने लगे। कोई वो जन नेता नहीं थे, वो विद्वान तो थे, जन नेता नहीं थे। और देखिए, एक बार बिहार में वो एक उपचुनाव, कोई चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, लालू ने लड़वाया। लालू ने कहा कि ये गुजराल की वजह से कि ये गुजर जाति के हैं। अच्छा, है ना, गुजर जाति थे। हालांकि उनका कोई गुजर से कोई लेना देना नहीं था, वो तो खत्री थे पंजाब के, है ना। तो वो अच्छा, उन्होंने कोई चुनाव लड़ा हो, जीता हो, मतलब लोकसभा का, विधानसभा का, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी जीता। तो वो एक राज्यसभा टाइप की पॉलिटिक्स करते रहे। नहीं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनके घर में आप जाएंगे तो जगह जगह आपको भगत सिंह नहीं, वो तो दोनों एक अलग बात है ना। देखिए, और उनकी बातों में भाई आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए ना। उनके पिताजी का मैंने पहले ही बताया, अवतार नारायण जो थे, वो एक बड़े कांग्रेस के लीडर थे। और देखिए, व्यापारी होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। व्यापार, जीडी बिरला भी तो व्यापारी थे, लेकिन वो कांग्रेस के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। और कांग्रेस जो थे, जमना लाल बजाज तो बहुत बड़े थे। जमना लाल बजाज बहुत थे। कांग्रेस, हर पार्टी को देखिए थोड़े धनी लोगों की जरूरत होती है ना, पार्टी चलानी है भैया। अब जैसे कोई कांग्रेस का सम्मेलन है या बीजेपी का सम्मेलन है, तो भैया आलू पूड़ी और लड्डू की व्यवस्था तो कोई पैसे वाला ही करेगा ना, कोई पत्रकार थोड़ी करेगा, है ना। कई नेता तो उनका काम ही होता है। जैसे एक नेता है दिल्ली में, सुभाष चोपड़ा, या मैं माफी चाहता हूँ, भगत सिंह से सुभाष चोपड़ा पे आ रहा हूँ। इनका काम ही यही था कि भाई जैसे कांग्रेस का कोई सम्मेलन हुआ तालकटोरा में, तो भाई इनको बोल दिया जाता था कि भाई 5,000 लोगों का लंच और डिनर करवाना है, तो ये व्यवस्था करवाते थे। लेकिन ये भी कोई छोटी व्यवस्था काम नहीं है ना। ये भी काम है, पे कार्यकर्ता आ रहा है, वो बात सुन रहा है, उसको लंच के टाइम तो लंच दोगे या नहीं दोगे, है ना। तो ये भी काम है। तो ये बेसिकली बिजनेसमैन थे। ये पहले बंगाली मार्केट में रहते थे, फिर हनुमान रोड पे चले गए, उन्होंने बताया था, है ना। हनुमान रोड भी शोभा सिंह ने बनाई थी कॉलोनी, नई दिल्ली की पहली कॉलोनी में से एक है, बंगाली मार्केट के बाद हनुमान रोड में रहते। तो मुझे उन्होंने एक बार बताया था, आई के गुजराल ने, कहते कि यार विवेक, वहां पे रहते हुए सतीश मेरे से अलग हुआ था, छोटा भाई, है ना। कहते बहुत रोया था, कहते हम दोनों भाई बहुत रोए थे। मतलब परिवार, जॉइंट फैमिली एक तरह से टूट रही थी। तो वो फिर लाजपत नगर चले गए थे। हमने किया भी है इस पर एक तो वो चले गए थे। तो भगत सिंह का तो देखिए, जीवन के आप किसी भी क्षेत्र में हो, भगत सिंह को तो सभी अपना हीरो मानते हैं। अब ये थोड़ी है कि कोई पॉलिटिशियन हो या पत्रकार हो, लेखक ही मानेगा, वो तो सबके हीरो हैं। भगत सिंह सबके हीरो हैं। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी भगत सिंह हीरो है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। भगत सिंह के खिलाफ जाने का साहस कौन करेगा माइक? कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, है ना। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता भगत सिंह। अच्छा, संयोग से अब जिस घर में वो रहते थे, आई के गुजराल, 2012 में मुझे लगता है उनका निधन हुआ था। अब उस घर में अजीत डोभाल साहब रहते हैं जी, है ना। उस घर में अजीत डोभाल साहब रहते हैं, और उसके ऑपोजिट साइड वाले घर में शरद पवार जी का घर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो। जनपथ और अकबर रोड के बंगले सबसे बड़े बंगलों में से माने जाते हैं यूटीएस दिल्ली के, तो वहाँ पे वो रहते हैं। तो भगत सिंह तो सबके हीरो हैं। भगत सिंह सबके हीरो हैं। इंसान चले जाते हैं लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। भगत सिंह के साथ भी ऐसा ही है। उनके विचार आज भी जनमानस में कुछ इस कदर रचे बसे हुए हैं कि उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि उनसे लोग प्रेरणा लेकर आज भी मतलब कहानियां पढ़ते हैं, सुनाते हैं और भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल जी, जिनसे हमने जाना 5 जनपद की कहानी, जहां रहते थे पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल जी, और जिनके साथ थी बहुत सारी कहानियां भगत सिंह से जुड़ी हुई, उनकी अंत्येष्टि से जुड़ी हुई, क्योंकि वो उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने युवा क्रांतिकारी भगत सिंह की अंत्येष्टि देखी थी। बोलते बंगले में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी बोले भारत के एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।